मैं हरियाणा सिविल सर्विस के जो मेन जिन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया है उनका मैं इस पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये पाठ्यक्रम हिंदी अनिवार्य का है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। हिंदी अधिकांश लोग बोलचाल की भाषा में तो हिंदी को आसान समझते हैं, लेकिन इसका व्याकरणिक जो पक्ष है वो काफ़ी कठिन है और इसे केवल वही लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से हिंदी अपनी प्राथमिक कक्षाओं से लेकर आगे तक पढ़ी है। इस अनिवार्य विषय में हिंदी और हिंदी निबंध जिसका नाम है, इसमें कई तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आएंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो एक अंग्रेज़ी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। ये लगभग 15 नंबर का पहला प्रश्न होगा। इसमें एक अनसीन पैसेज इंग्लिश का दिया होगा जिसको आपने हिंदी में सुगम भाषा में इसको कन्वर्ट करना है, लिखना है। इसमें जिस प्रकार से एक अनुवाद किया जाता है भाषा का, उसी तरह से इस अंग्रेज़ी को हिंदी में रूपांतरित करना है। ये पहला प्रश्न होगा और ये अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, एक पत्र जो है वो पूछा जाएगा। वो पत्र वैयक्तिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। आपने किसी तरह की आप अपने मोहल्ले की शिकायत सफाई के बारे में दे सकते हैं। इसी तरह से अपने जिला अधिकारी को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं, अपनी वेदना जो है व्यक्त कर सकते हैं। शौच और स्वच्छता के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। इसी तरह से वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए अपने विधायक को पत्र लिख सकता है। इस तरह से अपने वैयक्तिक पत्र के अलावा सामाजिक पत्र जो है वो भी इसमें पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर का होगा और इस पत्र को आपसे दूसरे प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और तीसरा प्रश्न जो होगा वो प्रेसी का होगा, जिसमें एक अनुच्छेद का आपने 1/3 शब्दों में उसका जो है वो सार लिखना है। ये उसी तरह से है जैसे अंग्रेज़ी में प्रेसी आप पढ़ते आए हैं। सिर्फ यही है कि अंग्रेज़ी में प्रेसी करते वक्त शब्दों का अधिक आपके पास स्कोप नहीं होता, लेकिन हिंदी में, क्योंकि हिंदी में एक एक शब्द के सैकड़ों पर्यायवाची होते हैं, आप उनसे उन शब्दों को पर्याय के रूप में ले सकते हैं और उनको संकुचित कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है तीसरा, इसमें पूरा प्रश्न जो है वो लगभग जितना शब्दों का होगा उसका 1/3 जो है वो आपने करना है और ये आपका 10 नंबर का होगा और ये अनिवार्य प्रश्न है। उसके बाद एक चौथा प्रश्न जो है उसमें आपने एक काव्यांश की या गद्यांश की व्याख्या करनी है और ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में कोई विस्तार से काव्य के विषय में और प्रोज के विषय में, गद्य के विषय में नहीं बताया गया है, लेकिन एक ऐसे जो बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं उनमें से उनके किसी कविता का अंश या किसी अच्छे निबंधकारक के निबंध में से कोई लोकप्रिय एक अनुच्छेद जो है इसमें उद्धृत किया जाएगा, जिसकी आपने विस्तार से व्याख्या करनी है। और व्याख्या के लिए हम जब इस प्रश्न की बारी आएगी तो इसको विस्तार से बताएंगे कि व्याख्या किस तरह से करनी है। व्याख्या के अंतर्गत आपका लेखक का नाम, उस गद्य पद्य रचना का नाम, उसमें निर्धारित अनेक कठिन शब्दों की व्याख्या, उसका मूल अर्थ क्या है और उसका सारांश क्या है। इस प्रकार से ये सारे पक्ष जो हैं वो गद्य पद्य में जो है वो आपको विस्तार से बताने होंगे और ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा। 5 नंबर का चौथा प्रश्न होगा क भाग। इसके बाद
इसमें भी आपके दो विकल्प दिए जाएंगे। अगर दो कविता हैं या दो गद्य हैं, दोनों में से एक को करना है, विकल्प इसमें होगा। और खो भाग में एक अनुच्छेद की आपने व्याख्या करनी है। वो अनुच्छेद जो है वो गद्यमयी रचना होगी और उसको आपने सारगर्भित ढंग से उसकी व्याख्या करनी है। जो कुछ उसके अंदर निहित अर्थ है उसको आपने अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही है अच्छे भाषा के अंदर। इसमें भी आपको दो गद्य आएंगे और दोनों गद्यों में से एक जो है वो करना है और इसके भी 5 अंक होंगे। इसके बाद जो आपका व्याकरण भाग है वो शुरू हो जाएगा। और व्याकरण भाग आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कई रूप हैं, जिसमें आपका समास है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, पर्याय हैं, समानार्थक शब्द हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है। तो इस प्रकार से लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब व्याकरण कोटि में ही आएंगे। और इन शब्दों में विलोम शब्द जो है वो लगभग 10 आएंगे। 10 में से 10 आपको करने होंगे और इनका जो निर्धारित अंक है वो 5 है, विलोम शब्द। उसके बाद छठा प्रश्न होगा आपका, जो युग्म में प्रयुक्त शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं उनके अर्थभेद को स्पष्ट करना है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है और उस अर्थ को आपने वाक्य बनाकर उसको आपने स्पष्ट करना है कि उस दोनों में अंतर क्या है। जैसे आपका अश्व और अश्म, तो अश्व जैसे घोड़ा है और अश्म पत्थर को बोलते हैं, तो दोनों का वाक्य बनाकर आपको स्पष्ट करना है। और इसमें भी आपको 5 विकल्प होंगे, 5 ऐसे युग्म जो आप पूछे जाएंगे और ये पांचों में के 5 ही करने हैं और इसके निर्धारित अंक हैं 5। इसके बाद 7वां प्रश्न है शब्दों को शुद्ध करके लिखना। हमारे यहाँ हिंदी में वर्तनी में शुद्धि की बड़ी भारी समस्या है और आमतौर पर जो लोग हिंदी में लेखन कम करते हैं या जिनका पठन पाठन हिंदी में कम है, उनके लिए हिंदी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होने की संभावना अधिक होती है। इस हिंदी के शुद्ध लेखन को जांचने के लिए उन्होंने ये प्रश्न डाला हुआ है और इसमें 5 ऐसे शब्द होंगे जो अशुद्ध होंगे, जिनको आपने शुद्ध करके लिखना है और इसका अभ्यास के द्वारा इनको देखा जा सकता है और उसको शुद्ध किया जा सकता है। ये भी 5 नंबर का ही होगा। इसको शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों तरह से हो सकता है। इसमें लगभग 10 शब्द जो है पूछे जाएंगे और अंक इसके 5 होंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न होगा मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। ये मुहावरे जो है वो लगभग 5 होंगे। ये मुहावरों की जगह लोकोक्ति भी हो सकती है। इन दोनों मिलाकर 5 मुहावरे लोकोक्ति हैं या केवल मुहावरे होंगे जिनको आपने वाक्य में प्रयोग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। इसके 5 अंक होंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न जो है उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें 5 वाक्यांश दिए जाएंगे जिनके लिए एक शब्द लिखना होगा और ये आधा नंबर का होगा और इसमें 2.5 नंबर होंगे इन 5 वाक्यांशों के लिए। उसके बाद इसका प्रश्न नंबर 9 का खो भाग होगा संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद व्याकरण कोटि की सबसे कठिन परिशिष्ट है, जिसमें आपकी 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन तीनों संधियों में से
कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये संधि विच्छेद जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर आपको संयुक्त करके शब्द लिखा हुआ होगा, उसको आपने तोड़कर उसकी संधि को अलग अलग करना है। इसमें संधि कौन सी है ये नहीं पूछा होगा, सिर्फ संधि को अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है। ये प्रश्न नंबर 9 का ख भाग होगा और इसमें 5 ऐसे संधियां दी होगी जिनको आपने संधि विच्छेद करना है और 2.5 अंक इसके निर्धारित हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न जो है वो निबंध रचना के लिए होगा, जिसमें आपको एक निबंध लिखना है और आपको 5 विकल्प दिए होंगे जिनमें से किसी एक के ऊपर आपने ये निबंध लिखना है। निबंध रचना जो है, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से बांधकर रखना निबंध कहलाता है। हम अपने कई विचार व्यक्त करते हैं और जब हम प्रतिबद्ध होकर अपने विचारों को समक्ष रखते हैं तो उनको हम निबद्ध कह सकते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से। तो इसमें ये अपेक्षा की जाएगी इस प्रश्न में कि आप अपने विचारों को विषय के अनुरूप आधुनिकतम ज्ञान के साथ इसे आप अभिव्यक्त करें। तो इस तरह से ये लगभग 10 प्रश्न होंगे जो इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और ये 10 के 10 ही प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। इसके लिए हम अपने पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रश्न को विस्तार पूर्वक लेंगे और हमारी प्रयास होगा कि आप परीक्षा के लिए अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल से दी होंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये प्रश्न जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि हिंदी को हम साधारण रूप से ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में भी हिंदी है, तो इसे व्याकरणिक दृष्टि से हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन बहुत सारे शब्द लिखने में और बोलने में हम ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी बहुत सारी त्रुटियां, कमियां जो हैं वो रह जाती हैं। और इस प्रश्न पत्र के अंदर आधा भाग लगभग ग्रामर का है, व्याकरण का। तो व्याकरण को अगर ध्यान से विद्यार्थी देखें और व्याकरण को ध्यान से पढ़ें और अभ्यास करें तो आधे अंक आसानी से ही आदमी ले सकता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक दूसरी प्रश्नों की बात है, उसमें निबंध अभ्यास से आएगा। निबंध में लेखन की कला व्यक्ति के अंदर होगी, तभी व्यक्ति जो है वो अच्छे प्रकार से निबंध लिख पाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा। इसी प्रकार से पहला प्रश्न जो अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी अभ्यास से ही आप कर पाएंगे और इसका अनसीन पैसेज होगा, इसलिए आप कहीं से भी किसी अखबार से, किसी पुस्तक से पैसेज उठाकर उसका भली भांति अनुवाद कर सकते हैं। इसमें अनुवाद करना एक कला है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए और अक्षरशः अनुवाद के साथ साथ उसके जो भाव है, जो निहित भाव है, वो उसका हनन नहीं होना चाहिए और उस अनुच्छेद में अंग्रेजी में जो कुछ कहा गया है उसका हिंदी का रूपांतर जो है वो बहुत अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, ताकि उसका अर्थ वैभिन्न ना हो, दोनों का अर्थ एक जैसा ही हो। कई बार हम देखते हैं कि एक भाषा में जो कुछ लिखा गया है उसे अगर आप दूसरी भाषा में आप रूपांतरित करते हैं तो अर्थ में भेद आ जाता है, उससे बचना चाहिए। तो ये मतलब अंग्रेजी जो आपका अनुच्छेद है उसका हिंदी में, हालांकि इसे करना कोई बहुत कठिन नहीं है, ये आसान प्रश्न है, लेकिन अभ्यास से इसके अंदर महारत हासिल की जा सकती है। तो दूसरा प्रश्न है उसमें पत्र लेखन के कई रूप है, लेकिन सामान्यतः ये वैयक्तिक पत्र और जो सामाजिक पत्र है, दो ही के विषय में ही इसमें प्रश्न जो है लगभग आएंगे। जो वैयक्तिक पत्र है उसमें तो आप आसानी से अपने पत्र जो है, जैसे आप माता पिता के लिए पत्र लिखते हो
अपने पुत्र के लिए पत्र लिखते हो, विवाह के लिए आमंत्रण पत्र लिखते हो, कोई, ये तो आपके वैयक्तिक पत्र हो गए। और जो दूसरे पत्र हैं, जैसे आप आप डिप्टी कमिश्नर को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए शिकायत करते हो, आप पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हो, इसी प्रकार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आप पत्र लिखते हो, विधायक से कोई ग्रांट लेने के लिए पत्र लिखते हो, ये सब सामाजिक पत्र हैं जिसको अभ्यास से किया जा सकता है। जब इस प्रश्न के ऊपर हमारा व्याख्यान होगा उसमें पत्र लिखने की कला को हम आपको स्पष्ट करेंगे। बाकी जो आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें प्रेसी है, ये प्रैक्टिस से आएगी और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, अच्छी जो इसकी सार है उसका एक गुण है कि पहले सारे ही शब्दों को गिन लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसके 1/3 कितने बनते हैं। और आपको गागर में सागर भरने की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपकी जो प्रेसी है वो अच्छी होगी। उसमें आपको शीर्षक भी लिखना है और जब गागर में सागर भरेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि आपका कोई जो इस पद्य इस आपके पैरे में जो दिया गया है, अनुच्छेद में जो दिया गया है, उसका कोई भाव हनन तो नहीं हुआ, क्या उसके भाव, उसका जो अर्थ है वो पूरा का पूरा विकसित होकर आपके 1/3 के अंदर आ गया है या छूट गया है। अगर वो नहीं छूटा है तो एक अच्छी प्रेसी है। अगर उसमें से कोई भाव या उसका अर्थ जिसका हनन हुआ है या छूट गया है उसको आप इसमें समाहित नहीं कर पाए हैं तो उसे आप एक अच्छी प्रेसी, एक अच्छा सार नहीं कहेंगे। इसलिए सार लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुल कितने शब्द हैं और उसका 1/3 कितना है। प्रयास करना चाहिए कि उसका 1/3 के अंदर जो निहित अर्थ है वो सारा ही समाहित हो जाए। इसका शीर्षक बड़े सोच समझ कर देना चाहिए। शीर्षक के अंदर उस पूरे अनुच्छेद का सार जो है वो समाहित होना चाहिए। तो ये अभ्यास से जो है वो हो सकता है। जहाँ तक पोइट्री की बात है, इसमें जो निर्धारित पोइट्री का कोई नहीं हमें प्राप्त हुई, इसमें अनसीन पोइट्री ही मेरे ख्याल आएगी और उसमें से आपको पद्य का सार जो है वो व्याख्या करनी होगी। लेकिन ये सारी एक बहुत ही लोकप्रिय कवि की कविता हो सकती है, किसी लोकप्रिय संत की वाणी हो सकती है, या जैसे कबीर है, जैसे तुलसीदास हैं, ऐसे आपके आधुनिक कवि कोई हो सकता है, ऐसे आपके छायावादी कवि हो सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है। इस तरह से आपके निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनके जो निबंध है वो हो सकते हैं। तो ये कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है जिसकी आपने सारगर्भित जो है वो व्याख्या करनी है। और इस व्याख्या के लिए आपके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो 5 हैं। उसके बाद आपका एक गद्य से जो अनुच्छेद जो आपका होगा उसमें भी आपने अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, जिसमें 2 गद्य पूछे जाएंगे, 2 में से एक करना। और ये शायद आपके किसी बहुत ही लोकप्रिय लेखक के गद्य में से होगा। वो निबंध भी हो सकता है, वो किसी उपन्यास का अंश भी हो सकता है, कहानी का भी हो सकता है, वो कहीं से भी उठा सकते हैं इसको। बाकी आपका विस्तार से हमने ग्रामर के विषय में बता दिया है। कई बार इसमें पर्याय नहीं पूछते हैं, पर्याय भी इसका भाग है ग्रामर का। पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं, समास पूछ सकते हैं, संधि, समास, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्याय शब्द, समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य की शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ग्रामर का पूरा भाग जो है वो उसे तैयार करना है। और पाठ्यक्रम जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा उसमें हम इन सभी चीज़ों को क्रमशः एक एक करके सबको लेंगे। धन्यवाद।